इस दरबार में 6 राजा आए थे, जयपुर से लेकर के यहाँ के आसपास की जितनी भी रियासतें थीं। और ये अजमेर के आपका हुआ था, ये आपका अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था रीट परीक्षा में। तारागढ़ दुर्ग में कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये तारागढ़ दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग को जैसे ही बेंटिक ने देखा, उसने तारागढ़ दुर्ग को कह दिया था कि ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है, सेकंड जिब्राल्टर ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जब इन्होंने इसको जिब्राल्टर कह दिया तो दूसरा जिब्राल्टर कहाँ है, तो पहला जिब्राल्टर कहाँ पर मौजूद है? बोलेंगे क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? तारागढ़ दुर्ग में। इसको इसने बोला दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, सेकंड जिब्राल्टर ऑफ द वर्ल्ड। किसने कहा ये बात? ये कहा है बेंटिक ने। बेंटिक ने सेकंड जिब्राल्टर ऑफ वर्ल्ड। अब आपको पता होना चाहिए, कभी भी परीक्षा में आए जो बच्चे राजस्थान के वो जानते होंगे कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान से कौन कौन है। एक बार थम्स अप करें। राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहते हैं? तो पूछा जाता है अजमेर का तारागढ़ फोर्ट है। अच्छा मैं आपसे पूछ लूँ, भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? भारत का भैया यूरोप में है जिब्राल्टर। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आप कहेंगे भैया, जो अगर कभी भी पूछेगा भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है तो कहीं किनारे पे लिखिए आप अपनी कॉपी में, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर फोर्ट को कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहते हैं। देखिए याद रखेंगे इसको। अगली बात इसकी क्या रही? 1835 में 1835 में प्रेस को स्वतंत्रता दी। अंतिम समय में प्रेस को स्वतंत्रता दी। फ्रीडम टू प्रेस। प्रेस ने क्या लेके आया यहाँ पर? ये भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम 1835, इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट 1935, सॉरी 1835। इसमें कह दिया गया प्रेस यानी कि समाचार आदि के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेस। क्यों? ये भी इन्होंने अपने फायदे के लिए किया, अपने ऐसा नहीं कि इन्होंने आपका कोई ऐसे जनता को छूट देना चाह रहे थे। क्योंकि इस यहाँ पर जब इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों के खिलाफ अभियान किया, सती प्रथा, शिशुवध या अन्य प्रथाओं के बारे में जब इन्होंने काम किया, तो भारतीय समाज क्या है, इनसे खिन्न होने लगा। और एक वर्ग हमेशा मौजूद रहता है जिसको कुप्रथा कुप्रथा लगती नहीं है, उसको लगता नहीं है अच्छी व्यवस्था है। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, लेकिन उनकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जब 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष के बाद में ये देश उन व्यवस्थाओं की मार झेलेगा। क्योंकि आप देश में इस तरह का बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमारा देश इसलिए बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत है। नहीं मेरे दोस्त, आपसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है और चीन ने बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया है, बहुत बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी। और रिसोर्सेज की बात करें तो वो प्रोडक्शन में आगे पहुंचा है, वो पहले नहीं था। उसने अपने रिसोर्सेज का अच्छा प्रयोग करके, दोहन करके उसको आगे बढ़ाया है। क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर धर्म के नाम का झगड़ा नहीं है, वहाँ पर जाति के नाम का झगड़ा नहीं है। और हिंदुस्तानी अक्सर धर्म और जाति के झगड़े में ही फंस करके रह जाएंगे। और जब कभी कभार भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति आएगी तब हमारे अंदर थोड़ा सा देश प्रेम झलकेगा, जो कि कुछ समय के लिए होगा जैसे ही चीज़ें शांत होंगी। और उस समय पर यदि बात आ जाएगी आपका कहीं पर कोई जातिगत झगड़ा हो जाए तो हम उसका सपोर्ट बड़े पुरजोर तरीके से करते हुए देखते हैं, और तो हम देश जैसी भावना को विस्मृत कर चुके हो, भूल चुके हो। तो प्रेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो भी हम बदलाव कर रहे हैं इस देश में वो जनता तक पहुंचे तो सही, तो उसको प्रेस लिखेगी। अब हम किसी बात का कारण बताएं कि भाई हम सती प्रथा को क्यों खत्म कर रहे हैं, तो लोगों तक कारण भेजना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं हो सकता ना, मान के चलो मेरी बात है, मेरी बात पूरा देश नहीं सुन रहा ना इस समय।
अब मुझे ये बात पूरे देश को सुनानी हो और मेरी बात कहीं पर जाए, कोई कट पिट होकर के कहीं से, जैसे बहुत सारे लोग कटिंग कर देते हैं मेरी बातों की यहाँ से यहाँ तक, तो मैं कई बार देखता हूँ लोगों के, तो वो उतना सा माइंडसेट समझ के ये बोल देते अरे भैया ऐसा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी एक बात को समस्त लोग सुन ही नहीं सकते। अब अंग्रेजों ने किसी प्रथा को खत्म कर दिया तो उनकी बात पूरा देश थोड़ी ना सुन सकता था। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि समाचारों को थोड़ी छूट दे और उसमें वो लिखें सती प्रथा का अंत क्यों किया, क्यों जरूरी है, ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंचे, प्रचारित प्रसारित हो। बात समझ गए? तो 1835 में इन्होंने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। और फिर यहाँ से क्या हुआ आपका जो बेंटिक है, एक तो इसके समय एक घटना और थी इस बेंटिक के समय पर। इसने इसने इलाहाबाद में हाई कोर्ट कहाँ, वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ था बताएं जरा मुझे। सुप्रीम कोर्ट किस जगह था? इसने इलाहाबाद में, क्योंकि इससे पहले कोर्ट था आपका, आप जानते ही हैं, कलकत्ता में था। कलकत्ता इधर उत्तर भारत के लोगों को जाने में बहुत दूर पड़ता था, इसीलिए उसने कहाँ बना दिया इसको, थोड़ा सेंटर में, इलाहाबाद में। देख लेंगे इसको। ही स्टैब्लिश्ड सदर निजामत कोर्ट एंड सदर दीवानी कोर्ट इन इलाहाबाद। और यहीं पर एक छोटी चीज उसने एक और की थी कि जितने भी हायर कोर्ट हैं, अब तक हायर कोर्ट में क्या चलती थी, फारसी चलती थी, और हायर कोर्ट में ऊंचे जितने भी न्यायालय थे, उच्च न्यायालय में, इसने फारसी की जगह अंग्रेजी को थोप दिया। फारसी की जगह इंग्लिश को थोपा, या इंग्लिश को लागू किया। बात क्लियर है भाई साहब? क्या बेंटिक के सारे प्रयास आप सब लोगों के लिए क्लियर है? सर जी थोड़ा तेज बोलिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक नहीं आ रहा है? बोले भाई, शुरू करें आगे। फिर आता है इसके बाद में मैटकॉफ। आप कहेंगे भैया समाचार पत्र अभी आपने बताया है कि लाइसेंस अनिवार्य नहीं है, बेंटिक ने कह दिया, लेकिन मैटकॉफ जो व्यक्ति है ये 1835 से 36 आया, और इसको कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। तो फिर इसको क्यों कहते हैं भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता? नोट करें भैया तब समझेंगे। मुक्तिदाता क्या बोलेंगे? लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बोल लीजिए या इंडियन प्रेस बोल दीजिए, न्यूज़पेपर्स। इसने क्या किया था देखो, दरअसल में 1823 में एक आया था प्रेस सेंसरशिप एक्ट, लिख रहा हूं उसको कहीं साथ, 1823। 1823 में क्या था, एक प्रेस सेंसरशिप एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश सरकार। प्रेस सेंसरशिप एक्ट कब का था? 1823 का। इसमें यह कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार की आलोचना कोई अखबार नहीं कर सकता, अंग्रेजी सरकार की आलोचना नहीं होगी। आप और कोई काम कर सकते हैं लेकिन क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जैसे आज की सरकारें भी आप देखती होंगी न्यूज़ चैनल पर बड़ा बैन लगाती हैं, ठीक है। 1823 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया और अंग्रेजी सरकार की आलोचना जिसमें नहीं हो सकती थी, लेकिन 1835 में जब मैटकॉफ आया तो मैटकॉफ ने इस प्रेस सेंसरशिप अधिनियम को, क्योंकि इसके खिलाफ में भारतीय विरोध बढ़ता जा रहा था, और बेंटिक को वो सारी खबरें जो ब्रिटिश शासन किस प्रकार से भारत में सुधार कर रहा है और किस तरह एक नए भारत का निर्माण कर रहा है, किस तरह हम भारतीयों की सभ्यता खराब है और इन अंग्रेजों और यूरोपियंस की सभ्यता हमसे बेहतर है, वो सब ये दिखाने के लिए पीछे माइंडसेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ कि कैसे भी करके इन सब लोगों को कैथोलिक या ईसाइयत की तरफ भेजा जाए। इस तरह के प्रयास हो रहे थे और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बन करके इसको उभारा गया, ठीक है। लेकिन इस मैटकॉफ के बारे में अगर मैं निजी रूप से आपको बताऊं, ये वही मैटकॉफ है जो भारत की गुरुकुल परंपरा के एकदम खिलाफ था। इसका स्टेटमेंट आया था कि अगर तुमने भारत में इन गुरुकुल्स को खत्म नहीं किया तो आप चाहे जितने भी वर्ष यहाँ राज कर लें। इसको मैकाले ने भी एक बार ब्रिटिश संसद में जैसा कहा था कि मैं भारत में घूम करके आया हूं और मैं ये जान चुका हूं कि आप भारतीयों पर जितना भी चाहे शासन कर लें, जब तक उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं भरा जाएगा, उनके अंदर हीनता का भाव नहीं पैदा किया जाएगा, ये अच्छा हम तो अंग्रेजी नहीं जानते यार, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और हमारी तो अंग्रेजी पर पकड़ ही नहीं है, तो हम तो अच्छा पढ़े लिखे नहीं हैं,
आचार्य चाणक्य कौन सा इंग्लिश में आपका मौर्य साम्राज्य को डेवलप कर रहे थे? आप सोचना जरा। क्या वराहमीर इस देश को गणित अंग्रेजी भाषा में दे रहे थे? या ब्रह्मगुप्त ने इस देश को गणित की अंग्रेजी भाषा में दिया? या जितने भी व्यक्तियों ने हमारे यहाँ ज्योतिष को लिखा, या चिकित्सा शास्त्र जो दुनिया में सबसे बेहतर है चरक, क्या उसको वो अंग्रेजी में लिख रहे थे? आप सोचना जरा इस बात को। तो आप कहेंगे भैया ये तो सही बात है, इसका तो कोई लेना देना नहीं। ज्ञान का भाषा से क्या लेना देना? भाषा तो किसी चीज के प्रचार और प्रसार का तरीका है कि किसी नॉलेज को किसी दूसरे तक हम कैसे पहुंचाएंगे। यूरोपियंस ने तो हमारे ग्रंथों को ट्रांसलेट कर करके वहां पहुंचाया। अगर हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान नहीं था तो फिर विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्यों कर रहा था? या भारतीय जो ज्ञान था उसको ये लोग आपका यूरोप में क्यों, मतलब यूरोपियन लैंग्वेज में क्यों ट्रांसलेट कर रहे थे? आप सोचिए। तो इसका मतलब है हमारे ऊपर कुछ थोपा जा रहा था। ठीक है। तो इसने क्या किया, भारत की गुरुकुल परंपरा के खिलाफ सबसे ज़्यादा यही व्यक्ति हुआ और इसने कहा कि इनके गुरुकुल्स खत्म करो, जो इनका अपना नॉलेज का बेस है, जिस तरह से इनकी प्राचीन विद्या चली आ रही है उसको खत्म करो और इनको नई तरीके की नई शिक्षा के अपने शिकार व्यक्ति बनाओ, ताकि हमारे लिए काम करेंगे और कम सैलरी पर मिल जाएंगे अंग्रेजी में पढ़े लिखे व्यक्ति, काम करा लेंगे इनसे। ठीक है। थोड़ी सी अंग्रेजी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, अरे वाह पढ़ा लिखा आदमी है। इसके बाद में आता ऑकलैंड। ऑकलैंड ऑकलैंड के समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये रहा था 1836 से 42। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक तो साथी इसने क्या बोला, जो सड़क ए आजम थी, मुझे बताओ सड़क ए आजम किसने बनवाई थी? सड़क ए आजम, सड़क ए आजम ये बनवाई थी भैया शेर शाह सूरी ने। तो जीटी रोड नाम दिया इसने, जीटी रोड नाम दिया, ग्रांड ट्रक रोड नाम इसने दिया। ठीक है। एक दूसरा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय पर हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो चला था आपका 1839 से 42। दरअसल में था क्या, आंग्ल अफगान तो समझ गए, आंग्ल कौन है इसमें? अंग्रेज है। अफगान है इसमें अफगानिस्तान। तो ये वॉर क्यों हुआ था अंग्रेजों और अफगान के बीच में? दरअसल में ये वो समय है 1835 के आसपास का वो समय है साथी, जब क्या हो रहा था कि रूस अपनी ताकतें बढ़ा रहा था। रूस अपनी ताकत बढ़ा रहा था। रूस का भी ये सपना था कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का दोहन कर रही है और भारत के धन का प्रयोग करके अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियल जितना भी रिवॉल्यूशन है उसको कर रही है, तो क्यों ना हम भी आपका जा करके भारत के इन साधनों का प्रयोग करें। तो जब रूस की शक्ति बढ़ी, आप जानते हैं ब्रिटेन तो उसके हमेशा आपका खिलाफत में रहा। कोई भी देश अगर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो वो तो अकेले चाहते थे कि भाई उपनिवेश हमारा अकेले का होना चाहिए। तो जब रूस के भारत में आने के दो रास्ते थे। ठीक है। एक तो ये था कि भाई फारस से होकर के वो इधर भारत की तरफ मूव करें और अफगानिस्तान होते हुए मूव करें। तो ब्रिटिश सरकार ये देखती थी कि भाई रूस के जो शासक हैं उनकी अफगानिस्तान में नज़दीकी बढ़ रही हैं, तो इसीलिए ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में कोई ऐसा राजा आ जाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इच्छानुसार कार्य करे, क्योंकि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राज्य था उस समय पर। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें आपका घुसपैठ जारी कर दी। और जो अफगानिस्तान का उस समय का राजा हुआ करता था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद को इन्होंने हटाया। कौन था यहाँ पे अफगान राजा? ये आपको शायद दिखेगा नहीं, लिख लेना, सुनना मेरी बात को, है ना। अफगान राजा, अफगान राजा था यहाँ पर आपका दोस्त मोहम्मद। और इन्होंने क्या किया, दोस्त मोहम्मद को हटा करके इस दोस्त मोहम्मद की जगह, दोस्त मोहम्मद की जगह तहासूजा, इसको तहासूजा एक व्यक्ति को शक्तियां दी और उसको बिठाया गद्दी पे। लेकिन वहां की जनता ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वापस से कौन आ गया? दोस्त मोहम्मद। और दोस्त मोहम्मद ये 1863 तक रहा, 1863 तक रहा। ठीक है। तो ये एक ऐसा युद्ध हुआ था कि जहां पर बहुत प्रयास किए थे आपका ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने में, और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अपने 20,000 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी, और साथ में आपका 2 करोड़ रुपए का एक खर्च इनको झेलना पड़ा था। लाभ कुछ नहीं हुआ।
इसका लाभ हाँ बाद में आपका जब सेकंड अंगल अफगान युद्ध हुआ था, सेकंड हुआ था, वो हुआ